अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के एंड वाले 3 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम देखते हैं लास्ट 3 टॉपिक्स। फर्स्ट पे है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। अब जो वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है जंगलात की कटाई, यानी जंगलों को काट देना। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द पर्पसफुल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, यानी फॉरेस्टेड एरिया को किसी मकसद के तहत काट देना। पर्पसफुल का मतलब होता है बामकसद, यानी कि हमें उस एरिया की ज़रूरत है, हमें घर बनाने हैं तो हमने उस एरिया को काट देना। ये थी इसकी आसान सी डेफिनेशन। नेक्स्ट है काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये सब कुछ बुक में मौजूद है, मैंने इनके शॉर्ट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं इसमें से। अब काजेज़ में देखें, सबसे पहले स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब जो वर्ड डिग्रेडेशन है ना, इसका मतलब है कि खुद ब खुद वो कम हो रहा है। डिग्रेड वैसे हम कहते हैं ना कि नीचा दिखाना, कम दर्जा, इसका मतलब घटाव भी है, कम होना। यानी स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो था कि खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि अचानक से भी उसमें चेंज आ सकता है। सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी अचानक से अगर कोई चेंज आ जाए, अचानक से हमें वो एरिया को कट करना पड़ जाए। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है तबाहकुन, यानी अगर वहाँ पर कोई कुदरती आफत आ गई हो जैसे ज़लज़ला, तो वहाँ से फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है डिलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी जानबूझकर। डिलिब्रेट का मतलब जानबूझकर। जो मीनिंग्स आपको बता रही हूँ आप इनको नोट कर लें। अब जानबूझ के का मतलब ये है कि हमें अगर वुड चाहिए, यानी हमने अपनी ज़रूरत के तहत अगर वहाँ से फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया है, या हमें एग्रीकल्चर वहाँ पर करनी है, या फिर अर्बन डेवलपमेंट यानी हमें हाउस बनाने हैं। अब ये 3 मेन काजेज़ का जिक्र बुक में है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपने ये 3 पॉइंट्स जो है ना उनको लिख देना है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, उसमें है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या अफेक्ट्स हैं। उसके भी बहुत अच्छे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर और एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताऊँगी कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला उसने पॉइंट लिखा है कि ये अमाउंट ऑफ वाटर को अफेक्ट करती है, यानी सॉइल में या एटमॉस्फेयर में। अब देखते हैं हम कैसे ये अमाउंट ऑफ वाटर को अफेक्ट करती है। अब मेन सोर्स इसमें आ गया ट्री की। अब ये सारी स्टोरी है। अब ये जो जगह जगह दरख्त लगे हुए हैं, अब इन ट्रीज़ ने क्या किया होता है कि वहाँ की ज़मीन को मजबूती से होल्ड किया होता है, वहाँ की सॉइल और वहाँ की न्यूट्रिएंट्स को अपने कंट्रोल में किया होता है। और अगर बारिश वगैरह आ जाए तो वो न्यूट्रिएंट्स या सॉइल जो है वो वहीं पर रहती है, वो बहकर कहीं इधर उधर नहीं जाती। लेकिन जब हम वहाँ से वो दरख्त को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सॉइल एरोजन यानी ज़मीन का कटाव शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, वहाँ की सॉइल जो होगी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो करीबी रिवर में या कहीं नहर है या कहीं भी पानी है अगर वहाँ पर बहकर वहाँ पर चले जाएंगे। अब सपोज़ अगर वो रिवर में चले गए हैं तो वहाँ पर जमा होकर ये मड बना देंगे। अब इससे क्या होगा कि वो रिवर सारे का सारा मट्टी मड से भर जाएगा। अब रिवर में तो पानी होना चाहिए ना, लेकिन जब मिट्टी आ जाएगी तो पानी के रहने की जगह ही नहीं है। तो पानी अब क्या करेगा, रिवर से बाहर को मूव करेगा, जिससे फ्लड आने के चांसेस हैं। पहला तो हो गया ना फ्लड, कि दरख्त के काटने से फ्लड आ सकता है। नेक्स्ट यही अगर वाटर जो है अगर डैम में स्टोर हो जाए, यानी इस वाटर का मतलब है ये मट्टी वाला, ये मड वाला वाटर जो है अगर डैम में चला जाए तो डैम में भी मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो उसने डैम का काम तो है वाटर को स्टोर करना। अब इस मट्टी वाले पानी की वजह से जो डैम की स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी। अब नंबर 3 पे हमारे पास ये आएगा कि जब ट्री नहीं होंगे तो कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ट्रांसपायरेशन का तो आपको पता ही होगा, यानी पौधों से जो पानी है वो निकलता है। अब जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे, जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी।
अब एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ट्री नहीं है तो क्या होगा, फ्लड आ सकते हैं, डैम की स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो सकती है और बारिशें कम हो सकती हैं। बस ये 3 मेन पॉइंट्स हैं इसमें। एक साइड पे देखिए मैंने स्केच सा भी बनाया है, उसको भी देख लें। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक में फॉरेस्ट का जिक्र किया हुआ है, उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो कि आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। अब इन टॉपिक्स में MCQs बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बच्चे मोस्टली ये टॉपिक्स छोड़ देते हैं कि ये पैराग्राफ से हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQ आ सकते हैं वो भी मैंने मेंशन किए हैं। अब फर्स्ट मैंने इसका पॉइंट बनाया है कि फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रहती है, बहुत सारे जानदार इसमें रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी टिम्बर एंड फ्यूल वुड, यानी हम ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। टिम्बर हम यूज़ करते हैं कि अपने घर बना लें और साथ में हम वुड पल्प फॉर पेपर। और फिर इंडस्ट्री का जिक्र है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री जो है वो लार्ज पार्ट है इकोनॉमी का। अब लास्ट पॉइंट में ये बताया है कि अगर हम फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लें, यानी हमें होगा कि जंगल ख़त्म करें और यहाँ पर हम अपने चावल को उगा लें या फिर राइस लगा लें, यानी उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमी गेन के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। और फॉरेस्ट जो हमारा है वो लॉन्ग टर्म इनकम है और एग्रीकल्चर जो है वो शॉर्ट टर्म है। अब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हम अपने लॉन्ग टर्म इनकम को ख़त्म कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे जो मेन हेडिंग है वो है फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर। अब इसमें देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है कि कंट्रीब्यूट बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, इन्हें जब ये पोल्यूशन को ही ख़त्म कर रहा है इन्वायरमेंट से तो स्टेबल करेगा हमारी बायोस्फीयर को, और जब स्टेबिलिटी होगी तो एस्थेटिक ब्यूटी भी होगी, यानी पोल्यूशन कम तो इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल। इससे फिर क्या होगा कि टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी। ये 3 पॉइंट आ जाएंगे जब हम पोल्यूशन को कम करने की बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, KPK क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट, वहाँ पर है एक, आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। ये आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में 3 बिलियन पीपल जो है ना वो वुड पर रिलाई करते हैं। ये भी MCQ आपको आ सकता है। और वो वुड किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए या फिर कुकिंग के लिए। आगे एक पॉइंट है ओवर हंटिंग। अब इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हंटिंग करना। अब डेफिनेशन देखें, इज़ एन एक्टिविटी डैट रिजल्ट्स इन ए सीरियस रिडक्शन ऑफ ए स्पीशीज पॉपुलेशन और हार्म टू वाइल्ड लाइफ। ये डेफिनेशन मुझे इजी लगी है इसलिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन की है, आप बुक वाली भी कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ स्पीशीज़ का जिक्र है वो आप देख लें। और एक यहाँ पर MCQ आपको और आ सकता है, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, वो है मारखोर। ये आपको आना चाहिए, ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये भी MCQ आपको आ सकता है। यहाँ तक तो हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन या ओवर हंटिंग से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और MCQs भी हैं, इसलिए आप इसे गौर से सुनिएगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको ये बताने की कोशिश की है। अब फर्स्ट में देखें, हमें पता है कि कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को एक ग्लोबल कंसर्न है। सबसे ज़्यादा इसमें लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो आएगा। और मेन काजेज़ अगर देखें तो हमारे पास है रैपिड ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, प्रिवेलिंग पॉवर्टी यानी गुर्बत, और लो लिटरेसी रेट, यानी 3 जो है ना वो आम पॉइंट जो हर कोई कहता है कि आजकल जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है और पढ़े लिखे लोग कम हैं। अब यहाँ पर 2 नाम हैं, IUCN और WWFP। इनके एब्रीवेशन आपको आने चाहिए, ये आपको MCQ आ सकता है। अब हम IUCN को देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आपने इसको याद करना है एज सच। फिर दूसरा है WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ये आपकी बुक में भी मौजूद हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखें, इन 2 ने और पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अदर गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये सारे स्टेप्स जो हैं इसके बनाए।
बस ये इतने सारे पैराग्राफ में बस यही है कि आपने इसके एब्रीवेशन याद करने हैं और बस। नेक्स्ट है IUCN जो है हैज़ प्रिपेयर्ड फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जिसमें उसने इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का जिक्र किया। अब ये MCQ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली कौमी जो रेड लिस्ट थी ना वो किसने बनाई थी, वो है IUCN ने। अब हम मेन पॉइंट्स लेते हैं, मेन इन्वायरमेंटल वर्क देखते हैं कि क्या क्या वर्क किया गया। अब यहाँ हमारे पास 8 पॉइंट हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। अब फर्स्ट में है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेशनल जो है वो कौमी सतह पर होती है, जैसे हमारी कौम जो है वो पाकिस्तान है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी बनाई है, और कुछ इंटरनेशनल भी होंगी जो कि पूरी दुनिया में होंगी। अब ये फर्स्ट वाली देखते हैं। 1980s में IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बनाई थी स्ट्रेटजी कि किस तरह से पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। इनके ईयर्स आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। सेकंड है UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। कम्बेटिंग का मतलब होता है लड़ना। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में आप CCD भी लिख सकते हैं। डिज़र्टिफिकेशन में आपको पता है डिज़र्ट आएगा, सहरा यानी ड्राई लैंड। इसका मतलब है ये सारा ये जो पॉइंट है इसमें ड्राई लैंड के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब ये था 1997 में। ईयर्स आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। अब हमारे पास एक जंगल है जिसका नाम है हिमालय जंगल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी किस इलाके में रिचेस्ट है, तो उसका नाम होगा हिमालय जंगल। अब उसका नाम ये होगा हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले ईयर है 1997। इस ईयर में ये प्रोजेक्ट बना। अब कहाँ बना, ये KP की एक वैली में बना, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी MCQ है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिचेस्ट एरिया बायोडाइवर्सिटी का कौन सा है, ये भी MCQ है। तो टोटल इसमें 3 बातें याद करने वाली हैं, वो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। अब जो सुलेमान रेंज है वहाँ पर एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है चिलगोजा फॉरेस्ट। ऊपर हमने एरिया की बात की थी, ठीक है, वो था हिमालय जंगल। अब यहाँ पर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो है चिलगोजा फॉरेस्ट। देखें कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुक में उन्होंने दी है हमें। ये दोनों पॉइंट आपको ज़िंदगी भर के लिए आने चाहिए। अब ये भी 1992 में WWFP ने इसको स्टार्ट किया था। अब जो ईयर हैं देखें आप यहाँ पर एक साइड पे अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। 1980 में पहला था, फिर 1997 में, फिर 1997 में और फिर 1992 में। इस तरह से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब नाम से जाहिर है नॉर्दर्न एरियाज़ में जितनी बायोडाइवर्सिटी है हमने उसको कंजर्व कैसे करना है। अब फर्स्ट पॉइंट देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान सर्व्स एज ए हैबिटेट फॉर ए नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, यानी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रहती है। अब ये उनके नेम हैं, ये बुक में बॉक्स में मेंशन है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जब कभी आप जाएं तो ये आप दूसरों को भी बताएं कि यहाँ पर ये एनिमल प्रेजेंट है। अब था NACP, ये एक प्रोजेक्ट का नेम है जो कि WWFP ने बनाया टू बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दिस स्पीशीज। जब नॉर्दर्न एरिया में कोई लोग जाते हैं ना जिनको हंटिंग का शौक़ है, तो वो फिर इन जानवरों का शिकार भी करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP। अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, जो माइग्रेशन करके आते हैं, यानी अगर किसी इलाके में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो उस इलाके से मूव करके किसी दूसरे इलाके में चले जाएंगे। अब यहाँ उन्होंने ये बताया कि चित्राल जो है वो माइग्रेटरी रूट है, एक रास्ता है जहाँ से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना वो गुज़रते हैं। अब हमने क्या किया, 1992 में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें यहाँ पर हंटिंग प्रेशर को रोका जाए, यानी लोग इस मकाम पर आकर बर्ड्स की हंटिंग ना करें। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मारखोर। अब मारखोर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। अब इसमें 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है हज़ारगंजी नेशनल पार्क, वो उन्होंने बताया कि कोयटा के पास है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है। अब सेकंड पे ये है कि उसने कहा है जो रह गए हैं ना मारखोर,
वो इसी नेशनल पार्क में रहते हैं, उनकी हैबिटेट जो है ना वो यही पार्क है। अब हमें इस पार्क को सेव करना है, इसको मैनेज करना है, तो ये WWFP ने इसका मैनेजमेंट प्लान बनाया। अब हमारे पास है लास्ट में बैन ऑन गेम। अब इसके लिए भी WWFP ने कुछ स्ट्रेटजी, कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे हंटिंग पे बैन हो सके। अब देखें WWFP ने कहाँ कहाँ वर्क किया है, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें कि 1 मिलियन तकरीबन माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जिनमें से आलमोस्ट जो 2 लाख है ना उनको मार दिया जाता है। ये भी आपकी बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है, आपको MCQ भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। अब इंडेंजर्ड मैंने आपको बताया था जिनको ख़तरा है। अब नाम देखें, इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप है, होबारा बस्टर्ड है। अब सबसे पहले इंडस डॉल्फिन देखते हैं। 600 एनिमल इसके रह गए हैं इंडस रिवर में। अब एक रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर, तो ये यहाँ पर रहती है, इसलिए उसका नाम इंडस डॉल्फिन है। अब आपको पता है पानी में रहती है, तो वो क्यों मर रही होगी? ऑब्वियसली पानी में पोल्यूशन होगी, पोचिंग होगी और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मार्कोपोलो शीप। अब हमारे पास एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है खुंजराब नेशनल पार्क, वहाँ पर ये मार्कोपोलो शीप है। ये भी MCQ आपको आ सकता है और इसकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। अब होबारा बस्टर्ड देखें, ये एक ऐसे इलाके में रहता है जिसका नाम है सोवियत टेरिटरी। अब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन करते हैं। अब जब वो माइग्रेशन करते हैं तो उनका पहला घर तो ख़त्म हो गया, यानी उनका हैबिटेट तो लॉस हो चुकी है, और रास्ते में जब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं तो उनकी हंटिंग कर लेते हैं लोग, जिसकी वजह से इस स्पीशीज़ को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आएगी। अब लास्ट में देखिए नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से नाम आने चाहिए। बर्ड का नाम मैं आपको याद करवाती हूँ। जिस तरह बर्ड देखें चक्कर लगाते हैं ना, तो चकोर से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एनिमल है वो आप खुद याद करें। हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।